की सर है, क्या कह रहा है? दक्षिणी मैदान क्या क्या कह रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा भाई। नंबरिंग डाल दी, वो मैदान तो हमने पहले लिख लिया, चित्र में लिखने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने सिर्फ बोला एक बार डायग्राम बनाओ और डायग्राम के अंदर नंबरिंग, मैंने मैदान थोड़ा ना लिखे थे, आपको लिखे थे क्या? नहीं। फिर तट कैसे बनाना था, डायग्राम चेक कर लो, इधर देख लो, ये ऊपर वाला ऐसे करके लिखना था और डैश करके करना था। किसका तट है? मेरी बात सुनो, जो ये बाहर का जो ये किनारा है, प्यारे बच्चों ध्यान दे, ये जो बाहर का किनारा है ये तो कहलाएगा क्या, और अंदर की तरफ जो विस्तृत है वो क्या कहलाएगा? मैदान। बात खत्म, राइट। तो इसके मैदानों का नाम ही तट के नाम पर है। यस, तट के नाम पर ही मैदानों का नाम है। कच्छ का तट, कच्छ का मैदान, राइट। गुजरात का काठियावाड़ का तट यानी काठियावाड़ का मैदान। सौराष्ट्र यानी कि क्या? सौराष्ट्र का मैदान। ये आ जाएगा कोकण मतलब कोकण तट, ठीक है। यस, ये आ गया यहां पर कन्नड़ का मैदान मतलब कन्नड़ तट। ये मालाबार मतलब मालाबार। अब ये यहां से लेके यहां तक ये थोड़ा कंफ्यूज भरा है। ये तमिलनाडु का मैदान, आंध्रा का मैदान, ये उत्कल का मैदान। इसको दो भागों में बांट दिया कि गोदावरी नदी और जो कृष्णा नदी, उन दोनों के ऊपर वाला ये उत्तरी सरकार और नीचे वाला क्या कहलाएगा? कोरोमंडल, राइट। ये उत्तरी सरकार तट क्या बोलते हैं आपका, आंध्र प्रदेश में पड़ता है थोड़ा सा, किस में पड़ता है? उड़ीसा वाला भी। और ये जो है कोरोमंडल, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और किस में पड़ता है? आपका तमिलनाडु में भी, राइट। ये तो तटों के नाम लिखने थे, और मैदानों के नाम के लिए नंबरिंग जो कि हम ऊपर लिख चुके हैं, और नंबरिंग ऐसे डालनी जैसे मैंने डाली है। और आपको दो भागों में बता दिया, ये वाला, ये इधर की तरफ पश्चिमी तटवर्ती मैदान कितने हैं टोटल? 6, और पूर्वी तटवर्ती कितने हैं? 9। अब किसी को कंफ्यूज भरा नहीं होना चाहिए, अभी भी किसी को है तो पूछ सकता है, नहीं है? यस, जिसको कोई प्रॉब्लम है चलती हुई क्लास में सब बच्चों के सामने जो नहीं पूछ सकता वो मुझे बाहर भी टोक करके पूछ सकता है। बात समझ में आ गई? यस। मैं बहुत खुश होता हूं जो बच्चे मेरे से बाद में पूछते हैं कि चलो इंटरेस्ट ले रहे पढ़ने के अंदर। जो लोग नहीं पूछते हैं वो शायद अपने आप को छात्र नहीं गए। स्टूडेंट का काम होता है, मैं आज मेरे सब्जेक्ट का खुद को सर या गुरुजी कहलाना, विद्वान कहलाना, अपने आप को मूर्खता समझता हूं। मैं आज भी छात्र हूं। हर चीज नित नई तरीके से सीखना, याद करना, वो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ वो मैं हूं। मैं पेपर पढ़ता हूं, उनको देखता हूं, क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या मैं सीख रहा हूं कि नहीं सीख रहा? तो भाई साहब मैं भी छात्र ही हूं, और एक सीखने वाला ही किसी को सिखा सकता है। जिसने बंद कर दिया, ड्रॉप कर दिया कार्यक्रम, वो नहीं सिखा सकता, वो विद्वान नहीं है। विद्वान मेरे लिए छात्र है जो सीखने की लला, जिसके अंदर ललक कला, जो सिखा सकता है वो कलात्मक टीचर होगी, राइट। तो प्यारे बच्चों सीखने की कोशिश करो, आप घबराएं नहीं बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपको स्वभाव से अक्खर दिख सकता हूं, बट मैं आपको बताऊं, मैं वैसे तो हीरा हूं, बट मैं रूई की जैसे सॉफ्ट आदमी हूं एकदम दिल से। मैं बहुत डीपली किसी से मैं बहुत सिखाने की कोशिश करूं, और जहां भी जितना भी मैंने पढ़ाया कभी भी, मैं हमेशा उन लोगों के साथ में बहुत टच में रहा, और वो लोग मेरे से टच में रहे। मैं क्या रहा, इवन कई लोगों के साथ में फैमिली टर्म्स भी हो जाते हैं कई स्टूडेंटों के साथ में। आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा है फैमिली टर्म्स वगैरह ये सब बात भी की बातें, मैं कभी आपसे, कभी मैं बताइए मैंने कभी आपसे कोई पर्सनल बात की? अरे की क्या? ये कभी नहीं की मैंने। बस किसी ने ये जरूर बोला कि भाई आप सर चोमू की कई बार कई बातें आ गई, तो बोले सर आप चोमू से हो गया, इतना लगाव कैसे? तब मैंने बोला सर मैं इधर से नहीं, मैं इधर से आता हूँ, न्यूआर रोड से। बस उस दिन ये जरूर बताया था मैं। उसके ऊपर भी 4-5 लोगों ने मुझे रोक लिया, अच्छा आप वहाँ से आते हो, वहाँ तो उस गली में हमारे तो वो रहते हैं, मैं रहता हूँ, नहीं समझा मेरी बात? अरे तो भाई तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम्हें सिर्फ सीखना है, समझा मेरी बात? यस, कोई हमें रिलेशन, कोई हमें कोई किसी प्रकार का रिश्ते से हमें कोई लेना देना नहीं। कोई मेरा यहाँ पर सगा संबंधी नहीं बैठा, और कोई बैठा भी होगा तो मैं उसको उस भावना से नहीं देखता, वो मेरे लिए सीखने वाला ही आदमी होता है, समझा? उस आदमी को मैं ज्यादा जानता हूँ जो मेरे से ज्यादा जानकारी रखता है, या जो मेरा ज्यादा जानकार होता है। मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरा जानकार है, तो कल को ये मेरे उनको जाकर के नहीं बोले कि यार वो तो कुछ सिखा ही नहीं रहा, समझा मेरी बात? तो वो चीजें रहनी चाहिए, मेरे लिए सब बराबर। तो प्यारे बच्चों आप पूछा करो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए। अब तक जो चीजें गई कि सर आपने एक दिन ये बेसिन बताया था, आप नाम तो ले रहे थे, सर क्लास में आपने बताया था लेकिन मेरे समझ में नहीं आया, मैं आराम से बैठ के समझाऊंगा, नीचे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ऐसे नहीं कि मैं वो कॉलेज के गेट के वहां हूं तो वहीं रोक लिया मेरे को, वहां नहीं साहब, यहीं इसी कैंपस की बात कर रहा हूं।
राइट, गुड। अब हम शुरू करते हैं। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। लिखिएगा कच्छ का मैदान, नंबर 1 हेडिंग, कच्छ का मैदान। इस मैदान का निर्माण सिंधु व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। लाए गए अवसादों से होता है। यह मैदान अधिक चौड़ा व समतल है। यह मैदान अधिक चौड़ा व समतल है। इस मैदान की मृदा में उच्च लवणता, इस मैदान की मृदा में अधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, यह सफेद रेतीला मरुस्थल है। ओके, सुनिए सर, उच्च लवणता, ये लवणता का मतलब होता क्या है? लवणता को अगर इंग्लिश में बोलूं सोल्टी, तब आप समझ गए। कहने का मतलब जिस पानी में जितने ज्यादा लवण होंगे वो पानी उतना ज्यादा क्या होगा? यस, खारा होगा। ओके, और खारेपन का कारण जाहिर सी बात है प्रायद्वीप भी भारत के अंदर पड़ता है। प्रायद्वीप भारत की भूमि बहुत पुरानी, और पेंजिया को हमने 2 भागों में तोड़ा था। एजी जो कि बीचों बीच क्या था, तो गोंडवाना लैंड के बिल्कुल ऊपर की तरफ कच्छ। तो जाहिर सी बात है कच्छ में किसके अवशेष मिलते हैं? 33, राइट, यानी 33 का अवशेष है। यहां पे पहले 33 सागर था। ओके, और जो आगे तक फैला हुआ है बिल्कुल मरुस्थल तक, जो थार का मरुस्थल, हालांकि थार के मरुस्थल का ये पार्ट कम है, थोड़ा बहुत पार्ट है गुजरात के अंदर, बाकी ये सफेद मरुस्थल है। कभी आपने गुजरात में गुजरात टूरिज्म का आपके बचपन के अंदर आपने ऐड देखा हो, गुजरात टूरिज्म का, जिसमें अमिताभ बच्चन रेड कलर की पगड़ी, पैरों में जो है मोजड़ी, जूतियां, धोती और एक अचकन कुर्ता सा पहन के रखता था, कई सारे जवाहरात से पहन करके, एक मारवाड़ी की वेशभूषा में, गुजराती मारवाड़ी की वेशभूषा में, हाथ में लकड़ी और कुछ बकरियां का चराते हुए वो उस मैदान के अंदर उसका ऐड। और आपने देखा होगा कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, देखा था आपने ऐड बचपन में? आपने देखा कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, जहां पर ये ऐड शूट किया गया, जहां पर ये कई सारे पंजाबी गानों की शूटिंग होती है, जो सफेद मरुस्थल आपको दिखाई देता है। तो आप ये डंपिंग यार्ड ये वाला मत सोचना, आपके किशनगढ़ वाला, वो नहीं है। ये गुजरात में कौन सा? कच्छ फेस्टिवल, कच्छ के अंदर फेस्टिवल होता है, कच्छ फेस्ट का आयोजन किया जाता है।
आसपास के जितने भी दूर दराज के रहने वाले आदिवासी लोग यहां पर इस फेस्टिवल में अपनी स्टॉल लगाते हैं। कई आदिवासी लोग कपड़े के ऊपर कसीदाकारी करना, कसीदाकारी हाथों के क्रोशिये से ऊन के द्वारा, ऊन बढ़ती है भेड़ की, क्योंकि आदिवासी लोग भेड़ भी पालते हैं, उससे ऊन बनाते हैं, ऊन बना करके कसीदा करके मेज वगैरह पर बिछाने का कपड़ा या किसी और दूसरी चीजों पर बिछाने का कपड़ा वो सब बनाते हैं। कोड़ियां जो समुद्र के अंदर निकलती हैं उन कोड़ियों से डिजाइन बनाते हैं। और जितनी ज्यादा डिजाइन हो, जैसे गांव के अंदर या फिर हमारे जब कभी भात वगैरह भरते हैं तब वो हमारी माँ के लिए एक लुगड़ी लेकर के आते हैं, ओढ़नी लेकर के आते हैं। वो ओढ़नी में जितनी ज्यादा कसीदाकारी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, महंगी होगी। इवन दुल्हन जब अपना बरी का वेश पहनती है तो बरी के वेश में जितनी ज्यादा कसीदाकारी होगी वो उतना ज्यादा क्या होगा, महंगा होगा। क्लियर? तो अपनी कसीदाकारी हस्तकला का काम लेकर के वो लोग वहां पर अपनी दुकान लगाते हैं। और इसका फेस्ट अभी शुरू होगा, ये नवंबर से शुरू हो जाएगा, नवंबर दिसंबर चलता है। काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये सब वहां की सरकार करती है, क्या करने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वहां पे करती है आयोजन। वहां पे खाने पीने की बहुत सारी स्टॉल, वहां का लोकल खाना, उन सबको प्रमोट किया जाता है। ये बहुत अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये बहुत अच्छी प्रथा है कि एक फीस्ट का आयोजन करना, ताकि आसपास के लोगों को उस फेस्टिवल के अंदर नाचने गाने बजाने वाले सब होते हैं, उन लोगों को ये पैसे भी देते हैं, प्लस सरकार के द्वारा भी उनको पेमेंट दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है इस फेस्टिवल के अंदर पूरे साल भर का जुगाड़ कर लेते हैं अपने कमाई का। समझ पा रहा मेरी बात? कच्छ फेस्ट होता है, ये कच्छ वहीं पर ही होता है। उच्च लवणता पाई जाती है, खारापन पाया जाता है। और जिस मिट्टी में उच्च लवणता पाई जाती है दोस्तों, वो मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी, तभी तो ये मैदान खाली है। क्या खारे पानी से हम खेत में फसल पैदा हो सकती है? नहीं, सिर्फ चारे वाली फसल हल्की फुल्की हो जाएगी, बाकी उस वो जो है पनपेगा नहीं ऊपर की तरफ। कई बार हमारी बोरिंग वगैरह खेत में करते हैं, खारी बोरिंग अगर निकल गई तो देखिए साहब फिर दिक्कत हो जाती है, फिर उसको और ज्यादा गहराई से लेके जाते हैं ताकि पानी मीठा हो जाए। आसपास में एक मंदिर बनाते हैं भैरू जी का, नहीं समझा मेरी बात, गुड़ चढ़ाते हैं, स्वामणी बोलते हैं, क्योंकि किसान के लिए तो वही तो है। बोरिंग में अगर पानी होगा तो पैदावार होगी, पैदावार होगी तो जाहिर सी बात है तो वो उसका परिवार पलेगा, मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी उसको, सुसाइड नहीं करना पड़ेगा उसको, क्योंकि फिर बच्चे कहां से पालेगा, इतने सारे खर्चे आज के समय के अंदर। तो ऐसे देवता का कहीं ना कहीं वो बखान, तो ये उच्च लवणता पाई जाती है। और उच्च लवणता पाई जाने के कारण यहां पर कृषि योग्य लिखेगा, यह मैदान कृषि के योग्य नहीं, कृषि उपयोगी नहीं है, यह मैदान कृषि उपयोगी नहीं है। लिख लिया? बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ भी नहीं। ऐसे दो दो तीन तीन लाइन लिखाऊंगा। नेक्स्ट लिखिएगा काठियावाड़ का मैदान, नंबर 2, काठियावाड़ का मैदान लिखे। इस मैदान का निर्माण, इस मैदान का निर्माण आपको मैंने काठियावाड़ की पहाड़ियां पढ़ाई थी, काठियावाड़, और काठियावाड़ की पहाड़ियों में कुछ और पहाड़ियां बताई थी, गिर, मांडव और ना, इस प्रकार की पहाड़ी 3 थी शायद। देखो जहां पर काठियावाड़ की पहाड़ियां मैंने आपको पढ़ाई थी, अरावली के ठीक बाद में आया था नंबर 2 गिरनार, गिरनार, यस वेरी गुड। मांडव भी था क्या उसके अंदर? ये इसलिए बोला मैंने आपको ताकि आपको याद आए, जिनको याद नहीं आया तो वो देख करके समझ गए कि मांडव भी लिखवाया था ना। तो भाई जैसे हमने बोला कच्छ का मैदान का निर्माण सिंधु उसकी सहायक नदियों के द्वारा हो गया,
तो इस मैदान का निर्माण भी कैसे हुआ? तो इस मैदान का निर्माण हुआ मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां जिनके लाए गए अवसादों के द्वारा इस मैदान का क्या हुआ है? निर्माण। राइट, लिखिएगा। इस मैदान का निर्माण मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों के द्वारा होता है। ये मैदान सकड़े हैं। ध्यान रखना, कई लोग बोलते हैं संकरे, गलत शब्द है। ये शब्द संकर का मतलब होता मिक्स, ब्रीड, संकर नस्ल, ठीक है ना? यस, तो वो होता ये है सकड़े का मतलब होता कम चौड़े, मतलब ये मैदान सकड़े ओब्लिक लिख देना, कम चौड़े हैं। ठीक है, और लिखना कृषि के लिए हाँ भाई उपयोगी होंगे, नहीं होंगे? क्यों? लवण की तो कोई बात ही नहीं की हमने। लवण की कहीं बात की क्या मैंने? की नहीं। तो नहीं की तो बिल्कुल ये कृषि के लिए उपयोगी है। ये मैदान कृषि के लिए क्या है? उपयोगी। सुनना सा, गुजरात में सबसे ज्यादा जिसकी पैदावार की जाती है, जिस फसल की, वो फसल है सिंगदाना। राइट, मूंगफली। सिर्फ मूंग लिख दिया तो वो दाल है, राइट, मूंग की दाल। और फली लगा दिया तो मूंगफलियां। मारा पापा मूंगफलियां, अब कई दीदी खाएंगी मूंगफलियां सर्दियों में बैठी बैठी। खानी भी चाहिए। मूंगफली को गरीब का बादाम कहा जाता है, और कई जगह पर उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में दोस्तों इसको कहा जाता है बादाम, क्योंकि बादाम जैसे गुण होते हैं इसके अंदर। ये भी दाम कहा जाता। क्या कहते हैं दीदी? हाँ, आप बताओ। आप उनको कुछ बता रहे थे ना, फिर और मैंने क्या लिख दिया? अच्छा ये बता रही थी आप, चलो ठीक। अच्छा मतलब मेरी बात ये कम समझ पाती हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, वो मैंने पढ़ाने के बाद दीदी आपको समझा देगी, है ना? ये सारा समझा देगी आपको, जो लास्ट मैंने पढ़ाया सारा, ये मैदान उदान सब बता देगी दीदी पूरा, है ना? आप समझ लेना। ओके, आप इनको बता देना मेरे जाने के बाद, पूरा मैदान इनको समझा देना, मैदान तट वगैरह समझ, क्योंकि मेरी भाषा में तो युगांडा का मैं जिंगलाला वाला हूँ ना, मैं कमाल होगी। मतलब मैं कोई बात बता रहा हूँ, तो कई जगह पर इसको बादाम भी कहते हैं, ऐसी बात, इसको गरीब का बादाम कहते हैं। सबसे ज्यादा पैदावार होती है गुजरात के अंदर, किसकी? मूंगफली के लिए सिंचाई की आवश्यकता तो चाहिए, लेकिन मृदा के अंदर उच्च उपजाऊपन बहुत ज्यादा चाहिए, इसके अंदर फर्टिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए। और यस, यहाँ का जो मैदानी क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी है गुजरात की, वो बहुत ज्यादा कैसी है? सिर्फ कच्छ को छोड़ दें। किसको छोड़ दें? क्योंकि वहां पे लवणता पाई जाती है। लवणता मतलब वहां की मिट्टी में खारापन, और लवणता है अगर वहां पर पानी इकट्ठा भी होगा बरसात का, तो जाहिर सी बात है नीचे तक, जमीन तक लवणता है। मान लीजिए कि इस ऊपर के क्षेत्र के अंदर लवणता नहीं है और यहां पर बरसात का पानी इकट्ठा हो गया, तो एक
क्रिया होती है, केशिकाकर्षण, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, केशिकाकर्षण, केशिकाकर्षण सबने पढ़ा हुआ है। कई सोचे कि भाई पहली बार, तो मैं बता देता हूं, कक्षा 7 की बुक के अंदर आओ प्रयोग करें, विज्ञान की बुक, और जो उसमें बताया गया था कि साहब प्रकाश के चैप्टर में तो ये पढ़ा कि एक गमला लेंगे, सॉरी गमला नीचे से तीखा हो गया, अब इसको रख देते हैं, एक गमला लेंगे और गमले में एक क्या लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, ठीक है साहब, ऐसे ये पौधा लगा दिया। कई बार उस गमले को हमने ढक दिया, जरा सा छिद्र कर दिया, अगर सूर्य का प्रकाश उसमें से आ रहा है तो बोला साहब पौधा मुड़ जाएगा। लेकिन हमारा ये प्रकाश के चैप्टर में था, हमारे यहाँ खेल प्रकाश का नहीं चल रहा, हमारे यहाँ उपजाऊपन का चल रहा है। तो ध्यान देना, जहां पर कैपिलरी एक्शन चल रहा है, जहां पर ये बात की थी। अच्छा एक बात बताइए, पौधों में आप पानी डालते हो, कभी कभी डाला होगा आपने अपने जीवन के अंदर, जिनके पास में टाइम ही नहीं है तो कभी भी सूर्य को जल चढ़ाया होगा, करवा चौथ पर रख दिया होगा गमला नीचे रख करके, कईयों ने डायरेक्ट धरती पर दे दिया, गलत है वो, समझा मेरी बात। अगर आप ऐसे देवता के जल चढ़ा रहे हैं, उसके छींटे अगर आपके पाँव पे लग रहे हैं तो फिर आपका जल चढ़ाना व्यर्थ है, ये भी होता है, ठीक है। या और दूसरे किसी त्योहार पर आपने जल चढ़ाया होगा, इवन कई दीदी सोमवार को चढ़ाती, ओ माय गॉड, उस दिन तुलसा शिव जी को तो चढ़ाती। तो इसका व्रत करने का एक ही कारण होता है, कई दीदियां करती हैं कि साहब हमें भी बोड़ा भंडारी मिले, समझा मेरी बात। यस, बोड़ा भंडारी, लेकिन सलमान खान शाहरुख खान जैसी चाह होती है, नहीं समझा मेरी बात। यस, मिलना जेठालाली है, तो ध्यान देना इधर। तो हम इसमें जल डालते हैं पौधे के अंदर, तो जल जो है पौधे पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया। अच्छा, क्या यहां पर जब जल डालते हैं तो क्या पौधे के यहां से ऐसे जल पहुंचता है क्या? वो किस में जाता है? जड़ में, और जड़ के द्वारा इस पानी पहुंचने की क्रिया को ही केशिकाकर्षण, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, ऐसा काम होता है। और जब किसी जमीन के अंदर पानी अगर भर गया, पानी अगर क्या हो गया, भर गया, बरसात का पानी हमेशा शुद्ध जल होता है, पीने योग्य होता है। और तुम्हारे ऐसा कभी करते ही नहीं करते, लेकिन करके देखना। बरसात खैर अब तो कभी नहीं आएगी, अब तो सर्दियों में कभी मावट हुई तो वो बात अलग है। अब जब अगली साल बरसात जब आए तो 1-2 बरसात को छोड़ देना, क्योंकि ऊपर की तरफ कार्बन की मात्रा जम जाती है और उस समय आप भी बाहर ना निकले। शुरू की बरसात में 2-3 में ना नहाए, पानी अगर सिर में गया तो बाल कमजोर होंगे, और उसके बाद में आप नहाएं या फिर कुछ भी, तो आप जिसमें आटा लगाते हैं वो बड़ी सारी परात ले आए नीचे से और छत पर रख दें, उसमें पानी भर जाएगा बरसात को, उसको बोतल में भर लें। और साहब उस बरसात के पानी की खाटो कड्डी आप बनाएं, सब्जी बनाएं, सबसे बेहतरीन बनेगी। ऐसा कई जगह पर, कई सारे होटलों में, इवन गुजरात के अंदर भी ऐसा करते हैं। सबसे शुद्ध जल होता है, क्योंकि अगर नमकीन पानी, खारापन पानी अगर सूर्य की उष्मा से उड़ा तो क्या खारापन भी ऊपर लेके उड़ेगा? क्या कभी नहीं होगा ऐसा। सिर्फ बरसात का पानी सिर्फ शुद्ध जल को लेकर उड़ता है, वाष्प में, भाप में, और उसके बाद में बादल नमी बनाते हैं और उसके बाद में बरसात होती है। और जब बरसात के द्वारा कभी अगर पानी भर गया और नीचे की तरफ लवण है, मिट्टी के अंदर क्या है, तो जाहिर सी बात है वो लवण धीरे धीरे इस पानी को क्या कर देंगे साहब? खारा। अरे क्या कर देंगे? हमारे राजस्थान के अंदर कैपिलरी एक्शन होता है लूणी नदी में। किस में होता है? जब ये नदी निकलती है तब तो इसका पानी रहता है मीठा, ताजा पानी, फ्रेश वाटर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कई लोग बोलते हैं मीठा पानी, जबकि वो पानी कैसा होता है? मीठा तो तब होगा जब उसमें चीनी मिला देंगे। क्लियर? और बालोत्रा, हालांकि अब ये कि ये जिला बन गया है बाड़मेर का, उसके बाद में ये एक्शन शुरू होता है और वहां पर इसके बाद में पानी कैसा हो जाता है? दुनिया की एकमात्र नदी जिसके उद्गम पर मीठा ताजा पानी और गंतव्य तल पर यानी कि आधे जगह से क्या शुरू हो जाता है? खारा। आधी खारी आधी मीठी नदी कहते हैं।
तो वो सिर्फ और सिर्फ किस क्रिया के द्वारा होता है? केशिकाकर्षण, कैपिलरी एक्शन दूसरा नाम इसका। कैपिलरी एक्शन पौधों में पानी का पत्तियों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचना, कैपिलरी एक्शन। कई पौधों, पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें अगर गमला हटा दे तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफी गहरी होती हैं, तो वो आसपास के क्षेत्रों से नमी पहुंचाते हैं पौधे के अंदर। समझा मेरी बात? इवन कई, जैसे कि हमारे यहां पर एक पौधा होता है शीशम, शीशम की जड़ें कई किलोमीटर दूरी तक हो सकती हैं। इवन शीशम की जड़ तो इतने किलोमीटर दूरी तक, जहां पर पानी का सोर्स है वहां से भी नमी इकट्ठा कर लेती है जमीन के अंदर। और मिट्टी के अंदर क्या पाई जाती है? नमी पाई जाती है। ऊपर वाली मिट्टी तो सूर्य के प्रकाश से जो है रेतीली हो जाती है, बाकी जो है इस प्रकार से। समझ पा रहा है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं आपको? यस। तो ये होता है कैपिलरी एक्शन, केशिकाकर्षण क्रिया। तो इस क्रिया से कई जगह पर इसका जो पानी होता है वो क्या हो जाता है? खारा, ऊपर के पानी का। लेकिन कई जगह पर जो है वहां पर बोरिंग वगैरह, सिंचाई वगैरह करके खेती की जाती है। गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है पूरे भारत के अंदर, सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन। और यहाँ पर जो मूंगफली उगाते हैं, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में उगाते हैं, तो हम लोग देसी मूंगफली उगाते हैं जिसके अंदर जो है सिर्फ 2 दाने होते हैं। तो कई बार दाने होते नहीं है, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं समझा मेरी बात? कई बार तो हमारी थोती निकलती। लेकिन गुजरात वाली मूंगफलियां जो होती है दोस्तों, ध्यान रखना, उसमें 1 नहीं 4 दाने 5 दाने तक होते हैं। यस, इतना उसके अंदर उपजाऊपन होता है उसकी मिट्टी के अंदर। और ये मिट्टी, ये जो मिट्टी है, ये मैदानों में जहाँ पे मूंगफली उगाई जाती है, तो वह काठियावाड़ का मैदान और गुजरात का मैदान दोनों जगह। ठीक है, तो लिख लेना, काठियावाड़ का मैदान जो है वो कृषि के लिए क्या है? उपयोगी। लिख ली ये बात? ये कृषि के लिए क्या है? उपयोगी। काठियावाड़ की बात खत्म होती है। ठीक है, लिखेगा गुजरात ओब्लिक सौराष्ट्र का मैदान, गुजरात ओब्लिक सौराष्ट्र का मैदान। लिखिएगा, यह मैदान दक्षिणी गुजरात में स्थित है। यह मैदान दक्षिणी गुजरात में स्थित है। इन मैदानों का निर्माण, ध्यान देना साहब। अब देखो, ऊपर से एक नदी आती है राजस्थान से, साबरमती। कौन सी आती है? साबरमती। फिर एक नदी आती है माही। कौन सी आती है? फिर एक नदी आती है नर्मदा, और फिर एक नदी आती है तापी। कितनी नदियां होंगी? 4। ये मैदान अन्य मैदानों की तुलना में, ये तो काठियावाड़ तो इतना ही है, कच्छ का मैदान इतना, इन मैदानों की तुलना में अधिक चौड़ा है। ठीक है ना? और इस मैदान का निर्माण साबरमती, माही, नर्मदा और तापी नदियों के द्वारा होता है। लिखिएगा, यह मैदान दक्षिणी गुजरात में स्थित है। इस मैदान का निर्माण, नेक्स्ट लाइन, इस मैदान का निर्माण साबरमती, माही, नर्मदा, तापी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। ये मैदान चौड़े हैं तथा कृषि के लिए उपयोगी है। लिख लिया? नेक्स्ट, कोक्कण का मैदान। कोक्कण का मैदान
ठीक है, तो भाई इसमें दोनों ही आएगा, महाराष्ट्र और कौन सा, गोवा। लिखिएगा, यह मैदान महाराष्ट्र प्लस गोवा में स्थित है। यह सकड़ा यानी कम चौड़ा, पथरीला, सकड़ा ओब्लिक करके कम चौड़ा, कोमा पथरीला, पथरीला व उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ है, देख लिया। अच्छा, कोई मैदान पथरीला होगा, उबड़ खाबड़ होगा, क्या वहां पर खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यह मैदान खेती के लिए नारियल काजू आम ठीक है, सुनना। अब कहीं पर नॉर्मली किसी खेत में नारियल के आपने कभी देखा हो, नारियल की खेती होती है, काजू की, आम, हमारे आसपास तो नहीं होती, लेकिन इस मैदान के अंदर किसकी खेती? काजू आम, इसकी खेती करते, ठीक है ना। तो यह मैदान खेती के लिए नारियल काजू आम की खेती का उपयोग करता है। लिख लिया? यस। तो ये ध्यान रखना। अब एक चीज और, ये तो आपने पढ़ा कोक्कण का मैदान, किसका पढ़ा? और यहां पर आएगा कन्नड़ का मैदान, किसका मैदान? ठीक। जब मानसून आता है, मानसून आने से पहले जो बारिश होती है प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं प्री मानसून। क्या कहते हैं? जैसे तुम्हारे एग्जाम से होने से पहले आपको बोलते हैं प्री एग्जाम, तो वैसे ही बारिश होने से पहले प्री बारिश होती है, इसको कहते हैं प्री मानसून। राजस्थान में इसको कहते हैं दोगड़ा। क्या कहते हैं? दोगड़ा। राजस्थान में प्री मानसून, मानसून होने से पहले तेज हवा, बारिश, बादल कड़कना, ये सब होना, ये सब प्री मानसून है। तूफान, वज्र तूफान, सबसे ज्यादा तूफान जो आते हैं राजस्थान में, वो आते हैं साहब जयपुर में। कहाँ पे आते हैं? सबसे ज्यादा वज्र तूफान, जिसमें पुराने सड़क पर पेड़ हैं वो भी गिर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। और राजस्थान में दोगड़ा कहते हैं। लेकिन इन जगह पर देखो, यहां पर आम की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं? आम। आम यहां होता है, ऊपर वाले क्षेत्र में नहीं आता। अब प्री मानसून यहां पर होता है, तो इस प्री मानसून को आम की खेती के लिए उपयोगी है। ये मैंगो सावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां पर क्या पैदा हो रहा है? आम। और आम में जब ये बारिश हो रही है, ये प्री मानसून, ये जो प्री मानसून हो रहा है, तो ये किसके लिए उपयोगी है? तो इसके लिए इसको कहते हैं आम्र वर्षा, मैंगो शावर। मैंगो शावर, बारिश की बूंदें फव्वारे के रूप में गिरती है शुरू, तो शावर। बाथरूम के अंदर फव्वारा लगा होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं शावर। क्या बोलते हैं? शावर। तो ये तो आम्र वर्षा, मैंगो शावर कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी
के अकॉर्डिंग मैंगो शावर आम्र वर्षा महाराष्ट्र में नहीं, कहां पर? कर्नाटक में। क्लियर? तो हम दो बातें लिखेंगे, लिखना यहां प्री मानसून से पहले, सॉरी यहां मानसून से पहले होने वाली पूर्व वर्षा, यहां मानसून से पहले होने वाली पूर्व वर्षा ओब्लिक प्री मानसून ओब्लिक प्री मानसून को आम्र वर्षा ओब्लिक मैंगो शावर, जिसका इंग्लिश में हाथ तंग है मेरे जैसे, तो वो लोग ऐसे लिखना मैंगो शावर, इंग्लिश में, इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश लिख लिया क्या आपने? यस। और जिन दीदियों को मैंगो शावर ओ माय गॉड आता है तो वो मैंगो शावर लिख लेना कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार, लिखो लिखो लिखो, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार, थोड़े थक से गए, मायूस से हो रहे तुम लोग, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार आम्र वर्षा कर्नाटक में होती है। कहाँ होती है? कर्नाटक में। तो एक्चुअल में आम्र वर्षा का आंसर क्या होगा? कर्नाटक। अरे कहाँ होगा? कर्नाटक। क्लियर? और कर्नाटक में जो होती है वो केरल में भी होती है। तो यहां पर जिसको इसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम, क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम। तो चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में नहीं, कहां पर? केरल में, एनसीईआरटी के अनुसार। एकदम सही है ये बात। तो एनसीईआरटी जो कही वो बात हम सही मानेंगे ना। तो यहां पर आम्र वर्षा इसके दक्षिण भाग में होती है, लेकिन आम्र वर्षा एक्चुअल में कौन से राज्य में? कर्नाटक। तो आम्र वर्षा एक प्री मानसून है, मानसून होने से पहले की एक वर्षा क्या कहलाती है? आम्र वर्षा। राइट? बहुत है आज के लिए, धन्यवाद। बाकी चर्चा करेंगे कल। कई लोगों की शक्लें पढ़ लेता हूं मैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।